अगर आपको लगता है दुबई सिर्फ तेल की वजह से इतना तरक्की कर चुका है तो आप गलत है। बेशक तेल ने उनकी जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन उनकी जीडीपी का 1% से भी कम है। तेल मिलने से पहले ही दुबई कामयाबी के रास्ते पर था। 1500 में दुबई के लोग पियरल डाइविंग और फिशिंग करते थे। पियरल डाइविंग यानी समंदर से डायमंड और कीमती पत्थर निकालना, और ये काम आज तक हो रहा है। फर्क बस इतना है, उस टाइम डाइविंग मास्क नहीं होती थी, लेकिन आज डाइविंग मास्क की वजह से आसानी से निकाल पाते हैं, और ये पियरल बहुत ही महंगे बिकते थे। 1800 के दौरान जब वहाँ ब्रिटिशर्स का रूल था, उसी समय लोकल रूलर्स और ब्रिटिशर्स ने मिलकर बाकी कंट्रीज के लिए रास्ते खोल दिए, जिसकी वजह से दुबई बाकी कंट्रीज के लिए एक ऐसा जरूरी सेंटर बन गया जहां वो आकर अपना ट्रेड करते थे, जिससे दुबई के लोगों को भी फायदा होता था और बाकी मुल्कों के लोगों को भी आसानी होती थी। दुबई के लोग उसी समय से ही होटल्स का काम भी जानने लगे। बाकी मुल्कों के लोगों को सर्विस देते थे, जैसे रहने के लिए कमरे और खाना वगैरह, और उनको अपने पेयरल्स भेजने में भी बहुत ही आसानी होती थी। लेकिन उसके बाद मखदूम बिन यत्ती, ये याश ट्राइब का लीडर था, जिसका खानदान आज भी वहाँ रूल करता है, जिसने दुबई को अबू धाबी से अलग कर दिया और वो दुबई बनाया जिसको आज हम जानते हैं। मखदूम की लीडरशिप हमेशा से ही एक अच्छे विजन की थी। उन्होंने 1894 में अपने एरिया में ट्रेडर्स के लिए टैक्स बहुत ही कम कर दिया, जो कि ना के बराबर था, जिसकी वजह से बाकी देशों के लोग वहाँ काम करने के लिए आ गए। इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेडर्स बहुत ही तादाद में वहाँ पर आने लगे, और ये एक ऐसा समय था जब दुबई कामयाबी की बुलंदियां छू रहा था, वो भी तेल मिलने से पहले ही। 1950 में दुबई के लिए परेशानियां तब हुई जब जापान में आर्टिफिशियल पियरल बनाए गए, जो कि बहुत ही सस्ते बिक रहे थे दुबई के ओरिजिनल पियरल्स के मुकाबले, लेकिन देखने में वो सेम ही लग रहे थे। फर्क करना मुश्किल हो रहा था असली कौन है और नकली कौन है, और जापान ने बहुत सारी ट्रिक्स की उनको बेचने के लिए, जिसकी वजह से जापान ने दुनिया भर के ट्रेडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, और ये दुबई के लिए डार्क टाइम था। और अगले 16 सालों तक, यानी 1950 से 1966 तक, वहाँ के लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर और वही होटल्स पर डिपेंड होने लगे। इस दौरान वो सीख गए थे कि अगर हम एक ही चीज पर डिपेंड रहे तो मुश्किलें सामने भी आ सकती है। 1966 में जब दुबई में तेल मिल गया तो उनकी किस्मत फिर से चमक गई। मखदूम का बेटा शेख रशीद ने ये सारे पैसे दुबई के तरक्की के लिए लगा लिए। उनको पता था अगर दुबई को तरक्की याफ्ता बनाना है तो बहुत सारे चीजों पर डिपेंड होना पड़ेगा, ना कि एक चीज पर। तो उन्होंने बहुत सारे कामों में डाइवर्सिफाई किया। सबसे पहले उन्होंने मॉडर्न पोर्ट्स बनाए ट्रेड के लिए, दुबई वर्ल्ड सेंटर भी बना लिया। फिर उसके बाद दुबई ने बस इतिहास बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मैन मेड आइलैंड, दुनिया भर के टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, और वो भी कामयाब हुए। आपको जानकर हैरानी होगी, दुबई के 20% ऑफशोर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज इंडियंस की है, जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स है, क्योंकि दुबई में किसी भी इंसान से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। वहाँ टैक्स बस ऑयल कंपनीज और फॉरेन बैंक से लिया जाता है। वहाँ के लोगों की एवरेज इनकम तकरीबन 4 लाख रुपीज है, जबकि इंडिया में एवरेज इनकम बस 30,000 रुपए है। 2004 में जब दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई, तो दुबई ने दुनिया का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और वो दुनिया भर के लोगों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया। और आज भी दुबई रुक नहीं रहा, बल्कि 2050 तक का प्लान वो कर चुके हैं, और आने वाले प्रोजेक्ट्स उससे भी बढ़िया होने वाले हैं। जैसे आपने रिसेंटली म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखा, और इससे भी ज्यादा बहुत बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर